हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर है। एलर्जिक राइनाइटिस तब उत्पन्न होता है जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हवा में मौजूद एलर्जेन के प्रति संवेदनशील हो जाता है और हिस्टामाइन नामक रसायन छोड़ता है। अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस के मुख्य लक्षण की बात करें तो इसमें नाक और आंख से जुड़े लक्षण सबसे प्रमुख होते हैं। लगातार छींक आती रहती है, खास करके सुबह उठने के तुरंत बाद या किसी एलर्जी वाली जगह जाने पर। नाक से पानी बहता रहता है, पानी जैसा साफ और पतला डिस्चार्ज होता है। नाक बंद हो जाता है। नाक की नसों में सूजन के कारण सांस लेने में परेशानी होती है। नाक, गले, कान और तालू में लगातार खुजली महसूस होता है। आँखों में भी समस्या हो सकती है, जैसे आँखों का लाल होना, पानी आना और जलन होना। तो इसको आँख में जब एलर्जी के कारण आँखों में समस्या होती है तो कई बार इसको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का नाम दे दिया जाता है। कंजंक्टिवाइटिस के रूप में इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और कई बार हम अगर आँखों का निरीक्षण करें तो देख सकते हैं कि आँख के नीचे काला घेरा सा बन जाता है, तो एलर्जिक साइनस भी इसको कहा जाता है। और गले की बात करें तो गले में खराश या खराश जैसा खांसी आ जाता है। नाक के पीछे बलगम गिरने के कारण यह खांसी होती है। थकान और सिर दर्द भी हो सकता है। जब खांसी होती है तो कई बार नींद बाधित हो जाता है और नींद पूरी न होने और साइनस पर दबाव के कारण हल्का सिर दर्द उत्पन्न हो जाता है। अगर हम कारण की बात करें एलर्जिक राइनाइटिस के कारण की, तो हम देख सकते हैं कि एलर्जी पैदा करने वाला तत्व के संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता है तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसे हानिकारक मानकर हमला कर देता है। इसके मुख्य कारण हम की बात करें तो परागकण, धूल के कण, पालतू जानवरों का डेंडर, फफूंद, धुआं और प्रदूषण हो सकता है। परागकण की बात करें तो घास, पेड़ों और पौधों से उड़ने वाले सूक्ष्म कण ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं और खास करके सीजनल एलर्जीज का ये सबसे बड़ा कारण होता है। अगर धूल के कण की बात करें तो बिस्तरों, गद्दों, पर्दों और कालीनों में पाए जाने वाले सूक्ष्म कीड़े ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और पालतू जानवरों के डेंडर की बात करें तो कुत्तों, बिल्लियों या अन्य जानवरों की लार, मूत्र और मृत त्वचा के कण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और फफूंद की बात करें जिसको हम मोल्ड स्पोर्स कहते हैं, तो नम या सीलन वाली जगह पर पनपने वाली फफूंदी के बीजाणु पाए जाते हैं। धुआं और प्रदूषण भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। इसमें आता है गाड़ियों का धुआं, सिगरेट का धुआं, तेज गंध, इत्र, पेंट, ऑल आउट, मॉस्किटो कॉइल। अब इसके बाद अगर हम बात करें एलर्जिक राइनाइटिस और सामान्य जुकाम में क्या अंतर होता है, तो एलर्जिक राइनाइटिस और सामान्य जुकाम के लक्षण दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसके कारण और व्यवहार में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस की बात करें तो हवा में मौजूद एलर्जेंस जैसे परागकण, धूल, डस्ट माइट्स, फफूंद के प्रति इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होता है। जबकि सामान्य जुकाम जिसको हम कफ और कोल्ड कहते हैं, कॉमन कफ और कोल्ड, तो ये वायरल संक्रमण खास करके राइनो वायरस के कारण होता है। अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस की बात करें और इसका लक्षण की बात करें तो एलर्जन के संपर्क में आते ही तुरंत कुछ सेकंड या मिनटों में खांसी शुरू हो जाती है। वहीं पर कॉमन कोल्ड की बात करें तो वायरस के संपर्क में आने के 1 से 3 दिन के बाद धीरे धीरे ये डेवलप होता है। अगर एलर्जिक राइनाइटिस की अवधि की बात करें तो यह हफ्तों या महीनों तक रह सकता है जब तक एलर्जन हवा में मौजूद रहे। और कॉमन कोल्ड की बात करें तो आमतौर पर यह 7 से 10 दिनों में खुद ठीक हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस में नाक का बलगम हमेशा पानी जैसा बिल्कुल साफ और पतला होता है। वहीं कॉमन कोल्ड में शुरुआती दिनों में पतला, फिर पीला और हरा और धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस की बात करें तो नाक, आँखों, गले और तालू में तेज खुजली होना मुख्य लक्षण है। जबकि ये वायरल इन्फेक्शन में या कॉमन कोल्ड की बात करें तो इसमें खुजली बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। एलर्जिक राइनाइटिस में कभी बुखार या शरीर में दर्द नहीं होता। वहीं पर
कॉमन कोल्ड में हल्का बुखार, गले में दर्द और शरीर में जकड़न दर्द हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। वहीं पर कॉमन कोल्ड एक संक्रामक बीमारी है जो छींकने या छूने से दूसरे शरीर में फैलता है। एक और भी तरीका है पहचानने का कि यदि हमारे नाक से पानी बह रहा है, आंखों में तेज खुजली है, कोई बुखार नहीं है और यह समस्या 2 हफ्ते से अधिक समय तक से बनी हुई है, तो यह एलर्जिक राइनाइटिस की संभावना वाला हो सकता है। और यदि नाक बहने के साथ गले में दर्द, हल्का बुखार और बलगम का रंग बदल रहा है, तो यह सामान्य जुकाम है। अब इसके बाद हम एलर्जिक राइनाइटिस में क्या सब इलाज करते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज में जो दवाइयाँ और होती हैं, कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं और कुछ नेजल स्प्रे सब भी दिया जाता है लक्षण को नियंत्रित करने के लिए। अगर हम बात करें नेजल स्प्रे का, तो स्टेरॉइड नेजल स्प्रे आता है। यह एलर्जिक राइनाइटिस का सबसे प्रभावी और पहला इलाज है अंग्रेजी के हिसाब से। यह नाक की सूजन, बंद नाक, छींकने और बहती नाक से राहत देता है। और जो ऐसे ही अंग्रेजी में फ्लूटिकासोन, मेमेटोसोन और सोनाइड जैसी दवाइयाँ मिलती हैं। लेकिन आप देखेंगे इसका कई बार बहुत सुस्ती उस्ती लाता है। तो अगर हम इसमें एंटीहिस्टामिन नेजल स्प्रे देते हैं तो ये भी राहत तो देता है, लेकिन जड़ से इसका आराम नहीं होता है। तो इस तरह से इसका इलाज अंग्रेजी में होता है। जब सलाइन नेजल स्प्रे देते हैं या मतलब एंटीहिस्टामिन नेजल स्प्रे देते हैं और डिकॉन्गनेस्टेट नेजल स्प्रे देते हैं, तो ये सब दवाइयाँ होती हैं। कोई भी इलाज सेल्फ नहीं करना चाहिए। जो संबंधित डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनके सलाह से ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो चाहे हिस्टामिन की गोलियाँ हों, तो ये शरीर में हिस्टामिन रसायन को रोकती हैं, जिससे छींकने, नाक बहने और खुजली में राहत मिलती है। उसके बाद ल्यूकोट्रिएन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें तो यह एलर्जी और अस्थमा दोनों से जुड़े केमिकल को ब्लॉक करता है। और मोन्टेलुकास्ट जैसी दवाइयाँ अक्सर एंटीहिस्टामिन के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। पहले जो दवाई सब आता था उसके कंपोजिशन में जैसे ये दवाइयाँ दी जाती हैं और इसका अपना अलग एक उपचार है। आज हम बात कर रहे हैं कि दीर्घकालिक उपचार का, इम्यूनोथेरेपी का भी इसमें सहयोग लिया जाता है। और स्टेरॉइड या एंटीहिस्टामिन दवाओं का सेवन हमेशा किसी ईएनटी या विशेषज्ञ डॉक्टर के सलाह के बाद ही करें, ताकि सही खुराक और सही अवधि का पालन हो सके। अगर होम्योपैथिक चिकित्सा की बात करें तो होम्योपैथी में एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज व्यक्ति के लक्षणों के विशेष पैटर्न और उसकी शारीरिक और मानसिक प्रकृति के आधार पर किया जाता है। इसमें भी हम लोग सलाह देते हैं कि सेल्फ इलाज न करें, इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही कराना चाहिए। होम्योपैथी में एक ही बीमारी के लिए अलग अलग मरीजों को उनकी स्थिति के अनुसार अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। कई केस ऐसा आया है जिसमें एलियम सिपा 30 अगर बहुत ज़्यादा ये है तो एलियम सिपा 30 और हिस्टामिन 30 को पर्याय क्रम से अगर लेते हैं तो तुरंत रिलीफ मिलता है। एलियम सिपा पहले 30 पावर में लेते हैं, 3 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर, और उसके बाद फिर ज़रूरत के हिसाब से अगर तुरंत आराम हो जाता है तो 4 घंटा के बाद हिस्टामिन दिया जाता है। और तुरंत आराम नहीं हो तो कई बार 1 घंटा के बाद या आधा घंटा के बाद हिस्टामिन 30 पावर में 3 से 4 बूंद पर अदल बदल के आधा आधा घंटा पर देने से काफ़ी राहत मिलता है। अगर हम लक्षण की बात करें एलियम सिपा का, तो एलियम सिपा जब नाक से लगातार पानी जैसा तीखा जलन पैदा करने वाला स्राव हो, जो ऊपरी होंठ को छील दे लेकिन आँख से निकलने वाला पानी सादा हो, बार बार छींकें आती हो और गर्म कमरे में तकलीफ बढ़ती हो, तो एलियम सिपा 30 दिया जाता है 4-4 घंटा के अंतर से 30 पावर में 3 से 4 बूंद। और कई बार एलियम सिपा ही से ठीक हो जाता है, लेकिन एलियम सिपा से जब ठीक नहीं हो पा रहा हो तो हिस्टामिन जोड़ा जाता है। फिर और भी दवाइयाँ हैं जैसे आर्सेनिक एल्बम, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में दिया जाता है जब नाक और आँख से
दोनों से जलन पैदा करने वाली पानी निकले, रात में ठंडी हवा से लक्षण बढ़ जाते हों, मरीज को बार बार प्यास लगती हो और बेचैनी अनुभव होता हो। फिर एक दवाई है सेवाडीला। जब छींकों के लगातार लंबे दौर आते हों, नाक में तेज खुजली हो और आंखों में जलन और पानी आता हो, फूलों के या खुशबू से लक्षण बढ़ जाते हों, तो सेवाडीला 30 दिया जाता है 4-4 घंटा के अंतर से। 30 पावर में 3 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर भी दे सकते हैं और पानी मिला कर के भी देते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है नेट्रम्यूर 30। तो जब नाक से कच्चे अंडे की सफ़ेदी जैसा साफ डिस्चार्ज हो, स्वाद और सूंघने की क्षमता कम हो जाए, सुबह के समय छींक ज़्यादा आता हो, तो नेट्रम्यूर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होता है। और इसके अलावा अरुंडो, बायथिया, आर्सेनिक आयोड ऐसी दवाइयाँ भी हैं। हिस्टामिन 30 पावर में हाउस डस्ट, ब्रोमियम, आर्सेनिक, ये एल्बम, पोथोस, फेटिडस जैसी दवाइयाँ हैं। तो लक्षण के हिसाब से ये दवाइयाँ ली जा सकती हैं। और अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो 2 कम्बिनेशन काफ़ी प्रचलित है, जैसे आर्सेनिक, ये एलियम सिपा 30 और हिस्टामिन का कम्बिनेशन अदल बदल करके आधा घंटा, 1 घंटा या 4 घंटा के अंतर से। और दूसरी दवा है आर्सेनिक आयोड और अरेलिया रेसिमोसा का कम्बिनेशन। इस हिसाब से दवाइयाँ दी जा सकती हैं। या फिर आर्सेनिक आयोड और हिस्टामिन 30 का भी कम्बिनेशन बहुत उपयोगी होता है।